हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं यू आर ओल्ड फादर विलियम। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो क्या था, द मैन हु स्वॉलोड ए स्नेक। तो उसके बाद आज काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा बीच में माइक टूट चुका था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मेरा नया माइक आ चुका है, तो अब हम हो सकता है जल्द से जल्द मेरे जितने भी टॉपिक्स इसमें पेंडिंग रह गए हैं वो हम कवर करेंगे, और इसी के साथ ही हम ग्रामर पोर्शन को भी नज़र मारेंगे। ठीक है बच्चों। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हमेशा की तरह हम पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसमें है क्या है। तो बेसिकली बच्चों, ये जो यू आर ओल्ड फादर विलियम, ये एक पोइम है, और ये पोइम किसने बताई है, ये आपको नाम दिया गया है ऑथर का। ये देखो, फ्रॉम एलिस इन द वंडरलैंड बाय लेविस कैरोल, ये ऑथर का नाम है। और इन्होंने ये आपको यहाँ से, ये वंडरलैंड जो है, एलिस इन वंडरलैंड, यहाँ से इन्होंने ये पोइम है, ये यहाँ से उठाई है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर इसमें बोला क्या गया है। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसकी एक शॉर्ट समरी समझ लेते हैं कि आखिर फादर विलियम का जो ये टॉपिक बनाया गया है, इसमें बेसिकली कहा क्या गया है। तो जो जैसे कि हम, छोटा बच्चा है हमारे पास होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सवाल करता है, सबके घर में होता है। जो छोटा बच्चा होगा वो, या तो उसके घर में कोई भी बड़ा होगा, या पापा होंगे या दादा होंगे, आप देखना जब उनकी बातें चल रही होती हैं तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सवाल करते हैं। तो बेसिकली यही इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया है ये पोइम, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता ज़िंदगी का, कोई चीज़ सीखनी होती है लाइफ में, अभी उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखी नहीं होती। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो कोई नई चीज़ देखते तो उनके माइंड में ज़्यादा सवाल आते हैं। फिर जब धीरे धीरे लाइफ बढ़ती है, वो बड़े होते जाते हैं, तो वो चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं खुद से, तब जाके उनको समझ आती है। फिर जो वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं, तब वो, उनको सब पता होता है कि उन्होंने क्या क्या देखा है। तो वो कैसे पता चलता है, वो एक एक्सपीरियंस से पता चलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ को दोहराया गया है कि जैसे कि जो ये बच्चा है, फादर विलियम और उसका बेटा, ये दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन करे, तो जो ये फादर विलियम कुछ ऐसे हरकतें करता है, तो जो बच्चा होता है वो सरप्राइज होता है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करता है उसकी एक्टिविटी को देख के। तो जो फादर विलियम होता है वो फनी, बड़ा फनी मजाज का आदमी होता है। तो वो क्या करता है, जितने भी रिप्लाईज होते हैं वो उसको फनी तरीके में बताता है। तो वही चीज़ हमें इस यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेटे ने क्या सवाल किए, और जो फादर विलियम है उसने फ़नी क्या जवाब दिए अपनी एक्सपीरियंस को लेके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पूरा टॉपिक। जो बच्चे रीडिंग में थोड़े वीक हैं, उनको भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और कोशिश करना है कि जो ये इस टाइप की पोइम होती है, ये एक जैसे ना, दो करेक्टर में होके रीडिंग करनी चाहिए। जैसे एक बच्चा जो है फादर विलियम का रोल प्ले करेगा, और जो दूसरा बच्चा है उसका सन का रोल प्ले करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सन से, क्योंकि ये जो डायलॉग्स हैं ये पहले स्टार्टिंग किसकी है, सन की है। तो क्या बोलता है, यू आर ओल्ड फादर विलियम, द यंग मैन सेड, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right? तो ये बच्चा सवाल कर रहा है अपने फादर विलियम से कि आप जो हो बूढ़े हो चुके हो, और आपके जो हेयर हैं वो वाइट हो चुके हैं, तो आप एकदम से अपने सर के बल यहाँ पर इंसेंटली का मतलब है कंटिन्यूसली, इंसेंटली का मतलब क्या है, कंटिन्यूसली। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली अपने सर के ऊपर खड़ा रहता है। जैसे कि आप देखते हैं हेड स्टैंड करते हैं ना, जैसे योगा में भी करते हैं हेड स्टैंड। तो ये जो फादर विलियम है, ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, और इस उम्र में भी ये हेड स्टैंड कर सकता है। तो यही बच्चा इसको बोलता है कि क्या ये आपको ठीक लगता है कि आपकी एज में ये सही गया करना, क्योंकि उसके हिसाब से कि सर पे इंजरी हो सकती है, लग सकती है, चोट आ सकती है। क्योंकि जो ये बच्चा है, इसने ये खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, इसलिए इसको देख के क्या लग रहा है कि सर पे चोट आ सकती है। तो इसके फादर को भी पता है कि ये बच्चे ने आज तक ये हेड स्टैंड नहीं किए, अब सर पे चोट लगती है या नहीं लगती है। तो जो ये फादर विलियम है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया होता है वो इसी को पता है। तो यही एक्सपीरियंस ये खुद चाहता है कि इसका बेटा भी ये एक्सपीरियंस खुद करे। तो ये क्या करता है, उसको फ़नी तरीके से एक आंसर देता है। बोलता है, इन माई यूथ, फादर विलियम जो है वो रिप्लाई करता है, रिप्लाई टू हिज सन, आई फेयर्ड इट माइट इंजूर द ब्रेन। कहता है मुझे भी डर रहता था कि ये मेरा जो ब्रेन को ना इंजरी हो सकती है।
बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन। अब क्या कहता है, मुझे अब पूरी तरह से पता चल चुका है कि मेरे पास जो मेरा ब्रेन है वो है ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये वाई है, ये क्वेश्चन वाला वाई नहीं है, ये यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको मीनिंग में भी दिया गया है वाई आई डू इट। तो इसका मतलब यहाँ पर वाई जो है वो आपका क्वेश्चन है, ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि वेल या फिर नो देन। यानी कि अगर ये बात कर रहा है कि पहले मुझे भी ऐसे डर रहता था कि मेरे सर पे इंजुरी आ जाएगी या चोट आ जाएगी, तो अब ये बोल रहा है कि अब, यानी कि वाई यहाँ पर वो क्वेश्चन वाला वाई नहीं है, ये बोलता है वेल अब मैं क्या करता हूँ, इसको बार बार करता हूँ, यानी कि हेड स्टैंड जो है मैं अब बार बार करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि अब इसको पूरी तरह से पता चल चुका है कि इसके पास दिमाग नहीं। ये इसने जो भी बात कही है ना फादर विलियम ने, ये एक फ़नी तरीके से बात की है। इसका सही मतलब ये नहीं है कि सच में उसके पास दिमाग नहीं, ये उसने ऐसे बताया है, अपने बेटे को ऐसे रिप्लाई दिए हैं, ताकि हो सकता है कि वो अपना बेटे को ये कहना चाहता हो कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस है ये तू खुद करके देख, खुद हेड स्टैंड करके देख, तेरे को इंजरी आती है या नहीं आती है। क्योंकि ये फादर विलियम जो है ये अपनी लाइफ में कर चुका है, तो इसलिए वो चाहता है कि इसका जो बेटा है वो मेरे बताए हुए रास्ते पे ना चले, बल्कि खुद एक्सपीरियंस करे ये चीज़ को। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड पैरा पे। थर्ड पैरा भी बच्चों सेम, ये उसके बेटा जो है वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे यू आर ओल्ड सेड द यूथ एज आई मैंशन बिफोर। यानी कि जो ये यूथ है, यानी कि यंग लड़का है, तो ये क्या बोल रहा है, ये बताता है कि मैंने जैसा कि मेंशन किया पहले भी, आप बूढ़े हो चुके हो, एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैटी। और आपने क्या किया, अनकॉमन यानी कि कुछ कॉमन हो गया जिसको आमतौर पे सबको सेम होता है, अनकॉमन हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा, अननेचुरल। तो ये कहने का मतलब है कि आपने अनकॉमन फैट जो है वो ग्रो कर लिए, यानी कि जिस फैट की आपको ज़रूरत नहीं है आपने वो गेन कर लिया। तो इन द शॉर्ट इसके कहने का ये मतलब है कि जो फादर विलियम है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा हेल्दी हो चुका है, मोटा मोटा हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, येट यू टर्न अ बैक समरसॉल्ट इन एट द डोर, प्रे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। बोलता है आप बूढ़े हो चुके हो और इतना अनकॉमनली फैट आपने गेन कर लिया है, फिर भी आप जो है यहाँ से बैक समर सॉल्ट मार दो। अब ये देखो, ये पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ दरवाजे पे खड़ा फादर विलियम और क्या कर रहा है, बैक समर सॉल्ट मार रहा है, और कितना मोटा सा लग रहा है। तो ये इसके कहने का मतलब है कि आप यहाँ से आप बैक समर सॉल्ट मार रहे हो, एक तो बूढ़े हो चुके हो और आपका इतना फैट आ चुका है, ये आप कैसे कर सकते हो, इसका क्या रीज़न है, ये उससे सवाल पूछ रहा है अपने फादर विलियम से। फिर दोबारा से फादर विलियम जो है वो एक फ़नी तरीके में रिप्लाई देता है, बोलता है इन माई यूथ सेड द सेज। यहाँ पर सेज जो है ये ओल्ड बंदे के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया होता है, कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना लाइफ का, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है सेज। जैसे अब हमारे घर पे सपोज दादाजी वगैरह होते हैं, तो हम उनके पास बैठते हैं, वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, तो इससे पता चलता है वो कितने, उन्हें दुनिया देखी है और कितना एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए ये जो है फादर विलियम के लिए ये वाला वर्ड यूज़ किया गया है। एज ही शुक, शुक का मतलब क्या है, यानी कि शेक की सेकंड फॉर्म है शुक, हिलाया। हिज ग्रे लॉक्स, यहाँ पर जो ग्रे लॉक्स है ना, ये लॉक्स बालों के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उसने अपने जो मतलब बालों के गुच्छे थे उसको हिलाया, सर हिलाया यानी बाल हिलाए। तो फिर बोलता आई कैप्ट ऑल माई लिम्स वेरी सपल। अब जो ये लिम्स है, लिम्स यहाँ पर किसके लिए यूज़ किया है, यहाँ पर बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़ किया गया है। सपल है, सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, यहाँ पर क्या है, सपल का मतलब है फ्लेक्सिबल। यहाँ पर ये कहता है कि मैंने क्या किया अपनी जवानी में, अपने जो जितने भी शरीर के अंग थे इसको क्या किया है, बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बनाया। फ्लेक्सिबल क्या होता है, लचीला, कि जैसे किसी को भी जैसे रबर होता है कैसे फोल्ड करते हो वो मुड़ जाता है ना, तो ऐसे ये बता रहे कि मैंने इसको फ्लेक्सिबल बना के रखा था। कैसे फ्लेक्सिबल बनाया था, अब इसने वो रीज़न भी दिया है, बाय द यूज़ ऑफ दिस ऑइंटमेंट। तो ये कोई एक ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट क्या होती है, दवाई को, आपके घर में कोई भी दवाई होगी, क्रीम वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, जैसे पेन किलर वाली भी होती है या मूव होती है, उसको भी हम ऑइंटमेंट कहते हैं। तो जो भी कोई दवाई होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, ऑइंटमेंट कह सकते हैं। तो बोलता है ये मैंने ये ऑइंटमेंट यूज़ करता था, इससे मेरे जो लिम्स थे यानी कि बॉडी पार्ट थे वो रहते थे, फ्लेक्सिबल रहते थे, सपल रहते थे, ठीक है।
बोलता है 1 शिलिंग द बॉक्स, उसकी जो प्राइस है 1 शिलिंग क्या है, ये करेंसी है कि जैसे हमारे यहाँ पर 1 रुपया चलता है, ऐसे ये जहाँ की बात चल रही है वहाँ पर क्या है, 1 शिलिंग, यानी एक बॉक्स की कीमत कितनी है, 1 शिलिंग। कहता है अलाउ मी टू सेल यू अ कपल, कहता है अगर आप चाहो तो मैं आपको भी बेच सकता हूँ बहुत सारी कपल्स, मेरे पास बहुत पड़ी है। फादर विलियम के कहने का मतलब ये है, मेरे पास बहुत है, तो अगर तू चाहता है तेरे को भी मैं बेच दूंगा पैसों में, ये मतलब ऐसे एज ए जोक बोल रहा है उसको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे, तो नेक्स्ट पैरा में क्या बोल रहा है, दोबारा से ये क्वेश्चन पूछता है, बोलता है यू आर ओल्ड सेड द यूथ। अभी दोबारा से यूथ क्या बोलता है, यानी कि जो यंग लड़का है वो बोलता है आप ओल्ड हैं, हैंड यूअर जॉज आर टू वीक, जॉज क्या होते हैं, जबड़े। बोलता है वो ये बहुत कमज़ोर हो चुके हैं आपके जबड़े, फॉर एनी थिंग, मतलब कि हर चीज़ के लिए, आपके लिए ये जो किसी भी चीज़ खाने के लिए जो है आपके जबड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। तो टफर देन द सूट, यानी कि जो सूट होता है ना ये एक सॉफ्ट मीट होता है, ठीक है। क्या किया है, येट यू फिनिश द गूज विद द बोन्स एंड द बीक, प्रे हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट। अब ये बोलता है कि जिस उम्र में आपको नरम मांस होता है, ये सूट हो गया नरम मांस, बोलता है आप नरम मांस भी आपके जैसे लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से खा पाएंगे, क्योंकि आपका जो जॉज हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। बोलते हैं लेकिन इसकी वजह आप मतलब सॉफ्ट मीट खाने की वजह आपने पूरा का पूरा गूज, गूज क्या होता है, एक पक्षी होता है, ठीक है। ये पूरा स्वान की तरह होता है, हंस की तरह, और ढक का मिक्सचर जैसा होता है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। जो ये गूज है ये एक वाइट कलर का मतलब ढक की तरह दिखने में होता है, लेकिन इसकी चोंच बहुत ज़्यादा पतली होती है और ये काफ़ी बड़ा होता है ढक से। तो ज़्यादातर ये स्वान से मिलता जुलता होता है, हंस से ज़्यादा मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो ये बोलता आपने ये खा लिया, और वो भी उसकी हड्डियां भी चबा दी, और उसकी जो बीक होती है यानी चोंच भी चबा दी उसकी। तो इतना इस उम्र में, यानी कि इतना बूढ़ा होने के बाद भी आपने इतना जो हड्डियों के समेत उसकी चोंच के समेत आपने उसको गूज को चबा दिया, तो आपने ये कैसे किया। अब उसके मन में मतलब सवाल आया कि ये कैसे कर सकता है। तो ये जो अब फादर विलियम है वो इसको रिप्लाई देता है, कैसे रिप्लाई देता है, बोलता है इन माई यूथ, दोबारा से, सेड हिज फादर, यानी कि इसका फादर जो है वो इसको अपने बच्चों को बोलता है, अब मैंने अपनी जवानी में क्या किया है, जब मैं जवान था, आई टुक टू द लॉ एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ। कहता मुझे कहाँ, मैं कहाँ गया लॉ, यानी कि ये कोई केस वगैरह लड़ता था, अब ये लॉयर था कि क्या था वो हमें नहीं पता। तो ये क्या करता है, जो भी केस होता था उस केस की लड़ाई ये मतलब प्रैक्टिस किससे करता था, बहस किससे करता था, आर्ग्यू एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ, यानी कि अपनी पत्नी से वो सारे जो केस होते थे उनकी बहस करता था। तो ज़्यादा बहस करने से क्या हुआ, एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी जो ज़्यादा बहस करने से उसके मुंह की जो जॉज की मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, मसल की स्ट्रेंथ होती है, वो होगी ज़्यादा होगी, विच इट गेव टू माई जॉज, यानी कि जो ये मसल स्ट्रेंथ थी इसके आर्ग्यू करने से इसके जॉज को मिल गई, तो हैज़ लास्टेड द रेस्ट। अब ये पूरी ज़िंदगी के लिए इसके जो जबड़े हैं उसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है, कैसे आ चुकी है, क्योंकि ये अपनी बीवी से बहस करता था। तो ये एक सच्ची बात है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये इसने एज ए एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर किया कि देख मेरे जबड़े कैसे स्ट्रांग बने हैं, ये मैं अपनी बीवी से बहस करता था जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरे जबड़ों में ताकत आ गई है, अब ये सारी ज़िंदगी के लिए क्या हो गया, इसके जबड़े स्ट्रांग हो चुके हैं। अब दोबारा से ये क्या बोलता है, यू आर, इसका बेटा जो होता है बोलता है यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोज दैट योर आइज वर स्टडी एज एवर। उसके कहने का मतलब ये होता है कि इस उम्र में कोई भी जो बूढ़ा आदमी होता है उसकी आंखें क्या होती है, स्टेबल नहीं होती हैं। तो वो एक जगह फोकस करने में क्या होता है, बूढ़े आदमियों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी नज़र हिलती रहती है, तो वो एक जगह स्टडी नहीं रह पाती, कहने वाला एक जगह ठहरी नहीं रह पाती। तो ये बोलता है येट यू बैलेंस्ड एन ईल ऑन द एंड ऑफ योर रोज, तो वट मेड यू सो ऑफुली क्लेवर, कहता है कि आपने पूरी जो एक ईल होती है, ईल क्या है, मछली होती है, ठीक है। तो कहता है आपने पूरी ईल जो है अपने नोज़ पे बैलेंस कर दी है, ये क्या चीज़ ऐसी है जो आपको क्लेवर इतना बना रही है। तो फिर ये दोबारा से आंसर ये देता है, बोलता है आई हैव आंसर 3 क्वेश्चन, ये बोलता है मैंने 3 क्वेश्चंस का आंसर तुझे दे दिया, एंड दैट इज़ इनफ, बोलता है ये बहुत है। सेड हिज फादर, बोलता है डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स, कहता है अब अपने आप को इतना ऊपर मत चढ़ाओ या भाव मत दो,
तो डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल डे टू सच स्टफ, कहता तुझे क्या लगता है कि मैं सारा दिन तेरी ये बक बक सुन लूँगा या तेरी ये फालतू बातें सुनता रहूँगा। बोलता बी ऑफ और आई विल किक यू डाउन स्टेज, कहता है यहाँ से भाग जाए वरना मैं तुझे लात मार दूंगा। तो फादर विलियम यही चाहता है कि जो भी उसने अपनी ज़िंदगी में सीखा है तो उसका बेटा भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखे, ना कि उसके बाप के बताए हुए रास्तों पे चले। जैसे क्या होता है कि बाप ने अगर बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि हाँ ये ऐसे है, तो बेटा भी सच मान लेगा, जबकि उसके एक्चुअल सच कुछ और हो, तो वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए फादर विलियम इसको ऐसे ऐसे उल्टे जवाब देता है ताकि ये जो बच्चा है ये खुद से जाके ऐसे मतलब एक्सपीरियंस करे और ये समझ सके कि ये चीज़ें कैसे होती है ज़िंदगी में। तो वो उसको एक सही तरीका बताना चाहता था, लेकिन उसने फ़नी आंसर ऐसे जानबूझ के दिए ताकि उसका बेटा कुछ खुद की एक्सपीरियंस से सीखे, ना कि उसके बताए हुए रास्तों पे चले कि हाँ मैंने बोल दिया ये है तो ऐसा ही होगा। वो चाहता था कि उसका बेटा खुद एक्सपीरियंस करे। तो ये एक मिसाल दी गई है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इस पोइम में तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। तो अब हम करते हैं स्टार्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं जैसे इंसेंटली, सेज, लॉक, सपल, सूट, टू गिव वन सेल्फ एयर्स, यहाँ सच स्टफ। तो इन सब के यहाँ पर आपको मीनिंग दी गई है। जैसे कि इंसेंटली मैंने बताया था कॉन्स्टेंटली होता है विदाउट इंटरप्शन। वाई आई डू इट, वाई का मतलब ये मैंने आपको बता दी, ये एक एक्सप्रेशन है जैसे कि वेल या फिर नाउ देन। सेज मैंने बताया था एक वाइज पर्सन को, जो एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है, जैसे हमारे घर में पापा दादाजी होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। लॉक का भी मैंने आपको बताया था हेयर होते हैं। सप्पल भी मैंने आपको बता दिया फ्लेक्सिबल होता है। और सूट का भी मैंने बताया था कि ये एक ऐसा सॉफ्ट मीट होता है कि जो बूढ़े आदमी आराम से चबा सकते हैं, जिनके जॉज जो होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। और टू गिव वन सेल्फ एयर्स, टू थिंक हाई ऑफ वन सेल्फ, यानी कि अपने आप में कहते हैं ना थोड़े से क्या बोलते हैं, अपने आप को प्राउड फील करना है कि हाँ जो है मैं हूँ। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला गया, सच स्टफ्स, यानी कि नॉन सेंस बातें, यहाँ पे दैट इज नॉन सेंस। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर में क्या है, व्हाट डिड द यंग मैन से टू फादर विलियम। अब देखो यहाँ पे डिड दिए गया, डिड का मतलब हो गया कि हमें पता चल चुका है कि ये जो क्वेश्चन है वो सेकंड फॉर्म है और पास्ट में है। ठीक है, डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है डू की, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो क्वेश्चन हमारा वो पास्ट में, तो हम आंसर किस में देंगे, पास्ट में देंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, द यंग मैन। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, व्हाट डिड द यंग मैन से टू फादर, यानी कि जो यंग मैन था उसने फादर विलियम से क्या कहा। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मीनिंग भी हम पास्ट में लिखेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं, द यंग मैन टोल्ड फादर विलियम दैट ही वॉज ओल्ड। अब यहाँ पर हमने टोल्ड यूज़ किया, द यंग मैन टोल्ड फादर विलियम। अगर आप टोल्ड नहीं लिखना चाहते आप ऐसे भी लिख सकते थे, से को जो है सेकंड फॉर्म बना देते, तो हम लिखते द यंग मैन सेड टू फादर विलियम, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने सेड हटा दिया तो यहाँ पर क्या लिख दिया, टोल्ड लिख दिया। दैट ही वॉज ओल्ड, यानी कि वो बूढ़ा हो चुका है, एंड हीज हेयर हैड बिकम वाइट, यानी कि उसके जो हेयर हैं वो क्या हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। तो उसने क्या किया, सो ही आस्क्ड फादर विलियम, तो उसने क्या पूछा कि वाई ही कॉन्स्टेंटली स्टूड ऑन हिज हेयर, तो वो अपने सर के बल कैसे कॉन्स्टेंटली खड़ा रह सकता है। तो ये हमने देखो ये पास्ट में हो गया सारा आंसर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट वाज फादर विलियम्स रिप्लाई। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा, देखो वॉज से तो पता चल गया हमारा सिंपल कि ये पास्ट में पूछा गया, तो क्या बोल रहे हैं, फादर विलियम का क्या रिप्लाई था। ठीक है, तो फादर विलियम ने क्या रिप्लाई दिया था आप सबको पता है, तो फादर विलियम रिप्लाइड। अब यहाँ पर रिप्लाई क्या बन चुका है, रिप्लाइड बन चुका है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारा क्वेश्चन जो है आंसर है वो पास्ट में हो चुका है। फादर विलियम रिप्लाइड दैट इन हिज यंग एज ही फेयर्ड इट माइट हर्ट हिज ब्रेन, तो वो भी कहता है कि मुझे भी अपनी जवानी में क्या था, डर रहता था कि मेरे सर पे जो है इंजरी हो जाएगी ब्रेन में। बट देन ही वॉज श्योर दैट ही हैड नो ब्रेन, सो ही डिड इट अगेन अगेन। तो वो बोलता है कि फिर उसको क्या हो गया, उसको श्योर हो गया, यकीन हो गया कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। तो उसने क्या किया, फिर वो जो स्टैंड था, हेड स्टैंड, वो बार बार किया जब उसको पता चल गया कि उसके पास दिमाग नहीं है। तो ये एक फनी उसने मजाक में बोला था, ऐसा नहीं है कि सच में उसके पास दिमाग नहीं है। वो चाहता था उसका बेटा खुद एक्सपीरियंस करे। ठीक है बच्चों, जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, दोबारा से पास्ट में। देखो व्हाट वाज आ गया, तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है, तो हमें पता चल गया है कि ये पास्ट में, तो आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा।
तो पहले होता है द व्हाट वाज द फनी थिंग फादर विलियम डिड इन हिज ओल्ड एज। तो यानी कि उसने अपनी बूढ़ी एज में क्या क्या फनी थिंग्स की थी, तो हमने वही लिखना है। The funny things that the father William did in his old age was that he used to stand on his head and did बैक somersault in at the door। यानी कि उसने क्या क्या किया, एक तो फनी थिंग उसने क्या की कि अपने सर के बल खड़ा हो गया, और दूसरा क्या किया, उसने बैक somersault किया डोर पे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। दोबारा से ये पास्ट में पूछ रहा है, ये देखो डिड आ गया बच्चों। ठीक है, तो पास्ट आ गया, अब आंसर भी पास्ट में आएगा। तो पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है, हाउ डिड फादर विलियम कीप हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ। यानी कि वो वही बात है, उसने अपने जो लिम्स थे यानी कि बॉडी पार्ट्स थे उसको कैसे फ्लेक्सिबल किया था। तो हमें आंसर पता है कि जो फादर विलियम्स था वो क्या लगाता था, ऑइंटमेंट लगाता था। यानी कि वो दवाई वगैरह जो था वो मलहम लगाता था, जिससे क्या होता था, उसकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल रहती थी। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, फादर विलियम कैप्ट। अब कीप यहाँ पर क्या बन गया, कैप्ट बन गया, जिससे हमारा आंसर किस में हो गया, पास्ट में हो गया। ठीक है, जो कैप्ट है वो कीप की सेकंड फॉर्म है। फादर विलियम कैप्ट हिज लिम्स फ्लेक्सिबल इन हिज यूथ बाय रबिंग एंड ऑइंटमेंट। यानी कि वो क्या रब करता था, ऑइंटमेंट रब करता था। ठीक है, तो इससे ये हमारा आंसर हो गया पास्ट में, और ये पता चल गया वो क्या करता था, ऑइंटमेंट यानी दवाई लगाता था, रब करता था, जिससे क्या होता था, उसकी बॉडी पार्ट्स फ्लेक्सिबल रहते थे। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ, व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम। अब यहाँ पर ये भी पास्ट में है, देखो ये डिड है, तो ये बोल रहा है कि क्या एडवाइस थी जो यंग मैन ने अपने फादर विलियम को दी थी। तो आंसर भी पास्ट में होगा, द यंग मैन एडवाइज्ड। यहाँ एडवाइस जो है यहाँ पर एस सी ई जो है वो एस ई डी में बन जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म बना दी हमने, एडवाइस की सेकंड फॉर्म क्या है, एडवाइज्ड। द यंग मैन एडवाइज्ड फादर विलियम दैट ही शुड नॉट डू हेड स्टैंड। अब यहाँ पर शुड के साथ क्या आता है, यहाँ सेकंड फॉर्म दोबारा नहीं आएगी, यहाँ पर डू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डिड नहीं लगा सकते। जब भी हम यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जब वो एक बार हमारा यूज़ हो चुका है पास्ट में, तो हम जो आगे का वर्ब होगा वो पास्ट में नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर डू आएगा। दैट ही शुड नॉट डू स्टैंड ऑन हिज हेड एंड बैक somersault because he was old and got uncommon fatty belly so it might be dangerous at his old age। यानी कि जो फादर विलियम है उसको ये नहीं करना चाहिए हेड स्टैंड और बैक समरसॉल्ट। तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अनकॉमनली बेली फैट बढ़ा लिया था, तो जिसकी वजह से क्या था, वो डेंजरस हो जाता उसके लिए। वो दोनों जो उसकी मूव्स थी यानी कि हेड स्टैंड और बैक समरसॉल्ट, उसके लिए काफ़ी डेंजरस था उसकी इस ओज में, यानी कि उसकी ओल्ड एज में। ठीक है, तो अब यहाँ पर बच्चों सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में क्या है कि इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक फ़नी पोइम जैसे है, इसमें ना मजाक के तौर पे ये आंसर्स वगैरह दिए गए थे, एक्सप्रेशन। असल में क्या है कि हमारा जो एक्सेंट है वो ऐसा है नहीं। अब यही अगर पोइम ब्रिटिश के या अमेरिकन पढ़ेंगे तो उनका जो एक्सेंट है वो आपने देखा होगा इंग्लिश के फ़नी शोज़, तो उनमें उनके बोलने का तरीका और एक्सेंट वैसा ही होता है कि वो फ़नी बन जाता है। अब फादर विलियम ने बोला कि मेरे पास ब्रेन नहीं है, तो इसका मतलब ये सच थोड़ी है कि उसके पास सच में ब्रेन नहीं है। या फिर वो अपनी बीवी से झगड़ता था, यानी कि वो आर्ग्यू करता था, बहस करता था केस को लेके, तो इससे जबड़े उसके मजबूत हो गए, तो ये तो सच नहीं है। और ना ही ये बात सच है कि वो ऑइंटमेंट लगाने से किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, नहीं होती है। आपको पता होगा जितने भी जिमनास्ट करते हैं या फिर कोई स्टंट वाले स्टंट मैन है या है ना, वो अपनी बॉडी को स्टंट मारने के लिए क्या करते हैं। अब जैसे आप देख लो कोई मार्शल आर्ट्स करता है या कोई है ना जूडो कराटे या स्पोर्ट्स का आप कोई भी पर्सन देख लो, वो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, अपनी स्प्रिंट लेग्स खोल लेता है ना। तो कैसे वो योगा वाले देख लो, तो क्या वो कोई ऑइंटमेंट लगा के करते हैं क्या, वो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। कौन सी ऐसी दवाई है जो किसी को फ्लेक्सिबल बना सकती है, बना सकती है, नहीं बना सकती है। तो फ्लेक्सिबल बनाने का तरीका क्या होता है, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्पोर्ट्समैन्स को आप देखना, वो कोई स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अगर दवाई लगाने से फ्लेक्सिबल होता तो फिर तो सारे फ्लेक्सिबल हो जाते, है ना बच्चों। तो अब आ जाते हैं हम लैंग्वेज वर्क की तरफ।
तो बच्चों यहाँ पर देखो डाउन स्टेयर्स लिखा है। डाउन स्टेयर्स कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड मतलब कि ये दो वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जब दो वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स जिनका मतलब अलग अलग होता है उनको जोड़ा जाए तो वो कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। अब जैसे डाउन और स्टेयर्स, यहाँ पर ये देखो डाउन प्लस स्टेयर्स लिखा। अगर हम डाउन की बात करेंगे, डाउन का मतलब क्या होता है नीचे, स्टेयर्स का मतलब क्या होता है सीढ़ियाँ। लेकिन जब डाउन स्टेयर्स को इकट्ठा लिख दो तो इसका मतलब ही चेंज होता है। इसका मतलब होता है जैसे आपके घर पे सपोज 2 मंजिला मकान है, तो जो नीचे मंजिला वाला होता है उसको बोलते हैं डाउन स्टेयर्स, और जो ऊपर मंजिल होती है उसको क्या बोलते हैं अपस्टेयर्स। तो ऐसे ही हमने कुछ 10 वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर ऐसे लिखना है जिसमें क्या होता है स्टेयर्स यूज़ होता होगा। ठीक है। अब आपकी नज़र में स्टेयर क्या है, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ है ना, लेकिन सीढ़ियों के साथ हम और ऐसे कौन से वर्ड्स लिख सकते हैं जिसका जो है मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए आप डिक्शनरी को भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सारों के मतलब भी बता दूंगा। तो अगर वीडियो आपको काम की लग रही है और आपके टॉपिक से रिलेटेड है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है, अपने और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और वीडियो को अभी तक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आगे भी और भी वीडियोस मिलती रहें आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो ये देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये बाकी आपके 10 वर्ड्स। जैसे अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स मैं बता दिया आपको, जैसे डाउनस्टेयर का मीनिंग बता दिया, उसी को ऑपोजिट किया अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स क्या होता है, जैसे अगर 2-3 मंजिल 4 मंजिल 10 मंजिला मकान है तो जो सबसे ऊपर का स्टोरी होती है उसको बोलते हैं अपस्टेयर्स। ठीक है। तो स्टेयरवेल, स्टेयरवेल होता है बच्चों जैसे कि आपने सीढ़ियाँ देखी हैं, तो जब हाइट पे आप जाओगे जहाँ पर सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ऊपर से आप नीचे की तरफ देखते हो जो गैप होता है डेप्थ, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेयरवेल। ठीक है बच्चों। जैसे किसी भी आप बिल्डिंग में चले जाओ, सीढ़ियों से चढ़ते हो, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखो या ऊपर से नीचे की तरफ देखो, जो सेंटर में गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं स्टेयरवेल। उसके बाद स्टेयर केस, स्टेयर केस क्या होता है बेटा, ये पूरा सेट होता है स्टेयर केस में। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपने देखा होता है वो सीढ़ियों में क्या होता है, सीढ़ियाँ भी होती हैं, साइड पे रेलिंग होती है हाथ पकड़ने के लिए, है ना, सपोर्ट देने के लिए, पूरा कवर होता है चारों साइड से। तो इसको क्या कहते हैं स्टेयर केस, जो कंप्लीट सेट होता है स्टेयर्स का। ठीक है। उसके बाद डाउन स्टेयर्स, जैसे अपस्टेयर्स है तो उसका ऑपोजिट क्या डाउन स्टेयर्स। डाउन स्टेयर्स क्या होता है नीचे, जो बिल्डिंग का सबसे निचली मंजिल होती है, स्टोरी जिसको कहते हैं, है ना, सबसे लो स्टोरी होती है जो, उसको क्या कहते हैं डाउन स्टेयर्स। तो जो सबसे ऊपर वाली होती है उसको अपस्टेयर्स। स्टेयरवेज होता है जहाँ से स्टेयर्स वाला रास्ता होता है, यानी कि इससे पता चलता है जहाँ पर सीढ़ियाँ होंगी, रास्ता होगा सीढ़ियों से चल के जाने का, तो उस रास्ते को क्या बोलते हैं स्टेयरवेज। एक होता है स्टेयरलेस, ठीक है, जो ये लिखा स्टेयरलेस यानी कि जहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं होगी, ठीक है, प्लेन रास्ता होगा। और एक जगह होता है स्टेयरवेज जहाँ पर सीढ़ियाँ होंगी। तो ये दोनों मतलब आपको समझ आ गए। उसके बाद आता है स्टेयर हेड। बच्चों स्टेयर हेड का मतलब ये नहीं कि सीढ़ियाँ का सर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम चलते हैं तो सीढ़ी से हमारा जो सर का और ऊपर की जो पोर्शन होता है, या दीवार का, या ऊपर हमारे सर के ऊपर कुछ भी हो सकता है, जो छत होती है जिससे हमारा सर का और इसका गैप रहता है, तो उसको क्या कहते हैं स्टेयर हेड। ठीक है। अब वो जैसे क्लियर गैप कह सकते हैं हम, जैसे कि हमारा स्टेयर हेड होगा 6 फुट का, 7 फुट का, 8 फुट का। ठीक है। अगर मेरी हाइट मान लो कि 6 फुट है, तो मेरे सर से और ऊपर के जो पोर्शन है जहाँ से मेरा सर टच ना हो, तो उसके बीच में जो गैप रहता है उसको हम कहते हैं स्टेयर हेड। ठीक है। उसके बाद आता है बैक स्टेयर्स। बैक स्टेयर्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग है या मूवी में ऐसा होता है कि बिल्डिंग्स होती हैं, उनके फ्रंट साइड पे जाने का रास्ता कुछ और होता है, लेकिन उनके पीछे से निकलने के रास्ते में सीढ़ियाँ लगी होती हैं, बैक स्टेयर्स। ठीक है। कहने का मतलब बिल्डिंग का फ्रंट पोर्शन अलग होगा, उसकी एंट्रेंस अलग होगी, तो पीछे की जो एंट्रेंस होती है या सीढ़ियों से निकल के आने जाने के लिए उसको क्या बोलते हैं बैक स्टेयर्स। तो स्टेयर स्टेप्स, स्टेयर स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेयर स्टेप्स होते हैं जैसे कि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं या नीचे से ऊपर की तरफ आएँ, जो हम स्टेप ले रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के या फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टेयर स्टेप्स। ठीक है। उसके बाद बिलो स्टेयर्स। तो बच्चों बहुत सारी जगह ऐसा होता है, आपने देखा होगा स्टेयर्स होती है, वैसे यहाँ पर हमारे कंसेप्ट कम होता है, वो बहुत सारे घरों में लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स के नीचे जो खाली जगह बन जाती है उसके नीचे वो बना देते हैं अलमीरा टाइप की बना देते हैं, या कुछ ऐसा वो स्टोर जैसा बना देते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं वैसे, जब वो सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उसके नीचे जितनी खाली स्पेस होती है उसमें वो पूरा बाहर से वो लकड़ी से या उसके ड्रॉर वगैरह बना देते हैं, या डोर्स बना
बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर वो सामान रख सकें। कुछ कुछ की तो सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, स्पेस इतनी ज़्यादा होती है, तो उन्होंने पर कमरे बना लिए होते हैं नीचे, स्टोर रूम बना लिया तो सीढ़ियों के नीचे, तो उसको स्टोर रूम जो बनाया होता है सीढ़ियों के नीचे, उसको क्या बोलते हैं, ब्लो स्टेयर्स। ठीक है बच्चों। तो अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसमें क्या है, फादर विलियम के बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। तो बच्चों इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट में लिखना है, या प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, फादर विलियम इज़ अ फनी करेक्टर। ठीक है, फादर विलियम क्या है, फादर विलियम एक फ़नी करेक्टर है, फनी करेक्टर इन द पोइम। ही इज़ एन ओल्ड मैन बट स्टिल ही डज सम फनी ट्रिक्स विच डज नॉट सूट इन हिज एज। यानी कि जो फादर विलियम है वो क्या करता है, वो कुछ ऐसी फ़नी ट्रिक्स करता है, और वो क्या है, पहले ओल्ड है और वो कुछ क्या करता है, ऐसे फ़नी ट्रिक्स करता है अपनी बूढ़ी एज में, जो कि उसको सूट नहीं करता। ठीक है, यानी कि उसके लिए ठीक नहीं है। फादर विलियम स्टैंड्स ऑन हिज हेड एंड डज बैक समरसॉल्ट एट द डोर। वो क्या करता है, अपना हेड स्टैंड भी कर लेता है और बैक समरसॉल्ट कर लेता है डोर पे। हिज सन आस्क हिम व्हाई ही डज इन दिस एज। उसका बेटा उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों करता है। तो फादर विलियम जो है वो रिप्लाई कैसे करता है, रिप्लाइज इन फनी मैनर दैट ही हैज़ नो ब्रेन एंड यूजेज ऑइंटमेंट्स टू फ्लेक्सिबल हिज लिम्स। वो क्या फ़नी मैनर में क्या बोलता है कि एक तो उसके पास दिमाग नहीं है, और वो क्या करता है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकता है। ही हैज़ अ फैटी बेली, उसका बेली कैसी है, मोटी है, और वो क्या करता है, एंड कैन ईट गूज विद बोन्स एंड बीक इन ओल्ड एज। वो क्या करता है, गूज को कैसे खा जाता है, बोन्स और बीक के साथ चबा जाता है अपनी इस एज में। हिज आईसाइट इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन बैलेंस एन ईल ऑन हिज नोज। वो क्या कर सकता है, वो अपनी उसकी जो पहले तो आईसाइट उसकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो क्या कर सकता है, एक ईल मछली होती है, उसको अपने नोज़ पे बैलेंस कर सकता है। तो ये जो है फादर विलियम की करेक्टर है, वो क्या क्या करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वही हमने उसके बारे में एक शॉर्ट पैराग्राफ बना दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि उनको भी ये सॉल्यूशंस मिलते रहें। तो अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।